नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर किताब के बारे में जिसने शायद दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी प्रभावशाली रही है। ये सिर्फ निवेश या बजट बनाने की टिप्स नहीं देती, बल्कि ये उस सोच पर सवाल उठाती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और बस लाइफ सेट है। सही कहा। कियोसाकी इसी को चुनौती देते हैं अपने दो पिताओं के उदाहरण से। एकदम अलग सोच। हाँ, एक तरफ उनके अपने पिता पढ़े लिखे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जो नौकरी, सुरक्षा, मेहनत की तनख्वाह इसी पर यकीन करते थे। बिल्कुल पारंपरिक सोच। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस और निवेश से काफी अमीर बने। और उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि पैसा असल में काम कैसे करता है, कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। और यही इस किताब का सार है एक तरह से। तो आज हम इसी किताब के मुख्य आइडियाज, वो सिद्धांत और खासकर वो माइंडसेट या सोच समझने की कोशिश करेंगे जो कियोसाकी के हिसाब से अमीरों को बाकियों से अलग करती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सबक और शायद सबसे चौंकाने वाला, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना? हाँ अजीब तो है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि पैसा कमाने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है ना? लेकिन कियोसाकी के रिच डैड यहाँ एक बहुत बुनियादी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, गरीब और मध्यम वर्ग अपना टाइम, अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं। मतलब वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर वो काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद। हाँ, ये है एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव हैं, इनकम है। अच्छा, तो फिर अमीर क्या करते हैं? अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते तो पैसा आता कहाँ से है फिर? यहीं पर रिच डैड का नजरिया काम आता है। वो कहते हैं अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पैसे को काम पर लगाते हैं कैसे? वो अपना समय बेचने की बजाय ऐसी चीजें, मतलब संपत्ति या जिसे हम एसेट्स कहते हैं, वो बनाते हैं या खरीदते हैं। अच्छा। और ये एसेट्स उनके लिए पैसा कमाती रहती हैं, चाहे वो उस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हों या नहीं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसका किराया हर महीने आ रहा है, या कोई बिजनेस है जो ऑटो पायलट पे चल रहा है आपके बिना भी और मुनाफा दे रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड्स आ रहे हैं। तो एक तरफ है रोज 8-10 घंटे खटकर तनख्वाह लेना, दूसरी तरफ है कि आपकी संपत्ति आपके लिए कमा रही है। ये दूसरा तरीका है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। तो ये तो पूरी सोच का ही फर्क हो गया है, मतलब कर्मचारी वाली सोच और मालिक या निवेशक वाली सोच। बिल्कुल, ये मानसिकता का बदलाव है। नौकरी की सुरक्षा ढूंढने के बजाय वित्तीय स्वतंत्रता की तलाश करना। तो मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना या प्रमोशन पाना ही काफी नहीं है? कियोसाकी के हिसाब से बिल्कुल नहीं। देखिए, ज्यादा मेहनत से आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, शायद बढ़ भी जाए, लेकिन आप तब भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। वो चूहा दौड़ जिसे कहते हैं। रैट रेस। हाँ, असली आजादी वो कहते हैं तब मिलती है जब आपका पैसा, आपके एसेट्स आपके लिए इतनी कमाई करने लगे कि आपको तनख्वाह पर निर्भर ही ना रहना पड़े। अच्छा। और यहीं पर आता है दूसरा अहम सबक, वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्कूल हमें कितनी सारी चीजें पढ़ाते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सब कुछ, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करें, निवेश क्या होता है, संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है, ये सब कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाता। और कियोसाकी इसी पर बहुत जोर देते हैं कि इस ज्ञान के बिना अच्छी खासी तनख्वाह वाले लोग भी वो पैसों की तंगी में फंस सकते हैं जिंदगी भर। हमने देखा भी ऐसे उदाहरण। बिल्कुल। और वित्तीय साक्षरता का सबसे पहला, सबसे बुनियादी नियम जो रिच डैड सिखाते हैं वो है संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। एसेट्स और लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारी। हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। कैसे? देखिए, सीधी सी परिभाषा है, संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी, लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर मैंने घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया, और किराया इतना है कि मेरी ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्चा निकलकर भी कुछ पैसा बच रहा है, तो वो घर आपकी संपत्ति है, एसेट है, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बड़ा महंगा घर खरीदा है जिसमें आप खुद रहते हैं और उसकी बड़ी सी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब मिलाकर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकल रहा है, तो कियोसाकी के नजरिए से वो एक देनदारी है, लायबिलिटी है। संपत्ति नहीं। अरे लेकिन अपना घर तो सबसे बड़ा सपना माना जाता है, सबसे बड़ी संपत्ति। हाँ, भावनात्मक रूप से जरूर, हाँ लेकिन आर्थिक रूप से अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो लायबिलिटी है। जी, इसी तरह एक चमचमाती नई कार, वो भी देनदारी। बिल्कुल, खरीदते ही कीमत कम, ऊपर से बीमा, पेट्रोल, मेंटेनेंस का खर्चा, पैसा निकाल रही है। महंगे गैजेट्स, यह सब देनदारियां हैं। बाप रे। और यहीं पर फर्क आता है। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग पहले संपत्ति जमा करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, और फिर उन एसेट से जो इनकम होती है उससे देनदारियां खरीदते हैं। अच्छा, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग वो पहले देनदारियां खरीदते हैं, अक्सर उन्हें संपत्ति समझकर, जैसे बड़ा घर, महंगी कार, और फिर जिंदगी भर उनके बिल चुकाते रहते हैं, उनके बोझ तले दबे रहते हैं। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और यही वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या वित्तीय बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, है ना? ये सिर्फ संपत्ति देनदारी जानना ही नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। वित्तीय बुद्धिमत्ता एक पूरा पैकेज है। कियोसाकी के हिसाब से इसमें 4 मुख्य चीजें आती हैं। क्या है वो? पहला, अकाउंटिंग, मतलब आय व्यय, बैलेंस शीट वगैरह को पढ़ना और समझना, नंबर्स की भाषा समझना। दूसरा, निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने की कला और विज्ञान, रणनीतियां। तीसरा, बाजार को समझना, डिमांड सप्लाई कैसे काम करती हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। और चौथा, कानून, खासकर टैक्स के नियम और कॉरपोरेशन यानी निगम बनाने के क्या फायदे नुकसान हैं। ये चारों चीजें। हाँ, इन चारों की समझ ही आपको सही वित्तीय फैसले लेने में मदद करती है। ये समझ आता है, और ये हमें तीसरे सबक की तरफ ले जाता है। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है? वो पड़ोसियों वाली बात नहीं है शायद? नहीं, वो मतलब नहीं है। कियोसाकी का माइंड योर ओन बिजनेस से मतलब है कि अपनी नौकरी या पेशा जिससे आपकी रेगुलर तनख्वाह आती है, वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस, मतलब अपना एसेट कॉलम, अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करो। अच्छा, मतलब नौकरी अलग और अपना बिजनेस अलग? हाँ, आपकी नौकरी आपका पेशा है, आपका प्रोफेशन है, पर आपका बिजनेस आपकी संपत्ति है, आपके एसेट्स हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसका पेशा डॉक्टरी है, उसका बिजनेस क्या होगा? उसका बिजनेस हो सकता है रियल एस्टेट में उसका निवेश, या उसका स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो, या हो सकता है उसने कोई साइड में छोटी क्लिनिक या फार्मेसी खोल रखी हो, जो खुद चलती हो, या कोई मेडिकल उपकरण बनाया हो जिसका पेटेंट उसके पास हो और रॉयल्टी आती हो। समझी। तो कियोसाकी कहते हैं अपनी दिन की नौकरी रखो, जरूरत है, लेकिन अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार ऐसी संपत्ति बनाने में लगाओ जो आपके लिए इनकम पैदा करे, पैसा कमाए। इससे क्या होगा? इससे आप अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहोगे। ये आपको असली आर्थिक सुरक्षा देगा। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, ये अपनी आर्थिक किस्मत को अपने कंट्रोल में लेने की बात है। अपनी संपत्ति बनाना, हाँ, ये जरूरी है, और फिर उसे बचाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर शायद चौथा सबक आता है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी है पर बहुत जरूरी है समझना। रिच डैड समझाते हैं कि दुनिया के जो टैक्स कानून हैं वो अक्सर अमीरों के, खासकर उनके जो कॉरपोरेशंस के जरिए काम करते हैं, उनके पक्ष में होते हैं। कैसे? देखिए, एक आम कर्मचारी जैसे हम आप जब पैसा कमाते तो क्या होता है? पहले टैक्स कटता है, हाँ। सरकार अपना हिस्सा ले लेती है, फिर जो बचता है वो हमें मिलता है खर्च करने के लिए। सैलरी स्लिप में दिखता है ये। बिल्कुल, ग्रॉस सैलरी, फिर टैक्स कटा, फिर नेट सैलरी हाथ में आई। समीकरण क्या है? कमाओ माइनस टैक्स, 2 बचा हुआ खर्च करो। हाँ। लेकिन कॉर्पोरेशन के मामले में ये समीकरण ये उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? कॉर्पोरेशन पहले पैसा कमाती है, हाँ। फिर वो अपने बिजनेस से जुड़े जितने भी जायज खर्चे हैं, हाँ। जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, ट्रैवल, जरूरी सामान खरीदना, हाँ। वो सब खर्चे करती है। अच्छा। और उसके बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। ओह, तो मतलब बिजनेस के खर्चे टैक्स देने से पहले ही निकल गए। हाँ, अगर वो खर्चे बिजनेस के लिए जायज और जरूरी माने जाते हैं कानून के हिसाब से। कॉर्पोरेशन एक अलग कानूनी इकाई है, एक लीगल एंटिटी। तो इससे तो टैक्स काफी कम हो जाता होगा। हाँ, इससे उन्हें अपनी टैक्स जिम्मेदारी को कानूनी तरीके से कम करने के ज्यादा मौके मिलते हैं। हाँ। देखिए, ये कोई टैक्स चोरी नहीं है। नहीं, वो तो समझ रही हूँ।
ये टैक्स कानूनों के दायरे में रहकर ही अपने पैसे को ज्यादा कुशलता से मैनेज करने का तरीका है, जिससे अमीर लोग और बड़े बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसके लिए अच्छे अकाउंटेंट वकील लगते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत समझना जरूरी है कि सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, कमाए हुए पैसे को बचाने और बढ़ाने के कानूनी तरीकों को भी समझना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। वाकई ये जानकारी तो आंखें खोल देती है। और इसी समझ से जुड़ा है शायद 5वां सबक, अमीर पैसा बनाते हैं या कहें कि आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो नोट छापते हैं? नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि अमीर लोग सिर्फ इंतजार नहीं करते कि कहीं नौकरी मिल जाए या कोई बना बनाया निवेश का मौका दिख जाए। वो नए अवसर बनाते हैं। हाँ, या ऐसे अवसरों को पहचानते हैं जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। और ये क्यों कर पाते हैं? अपनी उसी वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के कारण। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? जरूर। सोचिए, किसी इलाके में कोई पुरानी टूटी फूटी प्रॉपर्टी है, कोई खरीदना नहीं चाहता। आम आदमी देखेगा तो शायद सोचेगा, अरे ये तो कबाड़ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति, जिसके पास वो चारों स्किल्स हैं, अकाउंटिंग, निवेश, बाजार और कानून की समझ, वो शायद उसमें एक मौका देखे। कैसा मौका? वो सोचेगा, अच्छा इसे कम दाम में खरीद लूं, थोड़ी मरम्मत करवा दूं, फिर इसे अच्छे किराए पर चढ़ा सकता हूं या शायद ज्यादा मुनाफे में बेच सकता हूं। ये क्या हुआ? उसने एक अवसर पहचाना और उसे भुनाया। या फिर बाजार में कोई जरूरत महसूस की और एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बना दी। ये है पैसा बनाना। अपनी समझ, अपनी क्रिएटिविटी और हाँ, थोड़ा गणनात्मक जोखिम लेकर कुछ नया मूल्य, नई वैल्यू पैदा करना। तो गरीब और मध्यम वर्ग सुरक्षित खेलना चाहते हैं और अमीर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हाँ, काफी हद तक। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर गारंटीड रिटर्न या सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों के पीछे रहते हैं, डरते हैं, जबकि अमीर सोचे समझे जोखिम उठाते हैं और बड़े अवसर बना लेते हैं। और ये अवसर पहचानने या बनाने के लिए खास तरह के हुनर चाहिए होंगे, स्किल्स चाहिए होंगी। बिल्कुल। जो हमें छठे सबक पर लाता है, सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए नहीं। ये तो पहले सबक से थोड़ा अलग नहीं लग रहा? पहला था पैसे के लिए काम मत करो, अब कह रहे हैं सीखने के लिए करो। ये अलग नहीं बल्कि पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पहला सबक था कि जिंदगी भर सिर्फ तनख्वाह के लिए मत खटो, संपत्ति बनाओ। छठा सबक कहता है कि कैसे बनाओगे, उसके लिए जरूरी हुनर कहां से लाओगे। अच्छा। तो ये सबक कहता है कि जब आप काम चुन रहे हैं, खासकर करियर के शुरू में, या नौकरी बदल रहे हैं, तो सिर्फ ये मत देखो कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। तो क्या देखें? ये देखो कि आप वहां सीखेंगे क्या। रिच डैड सलाह देते हैं कि ऐसी नौकरियां या भूमिकाएं चुनो जहां आप बिक्री यानी सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, बातचीत यानी नेगोशिएशन, लीडरशिप, लोगों को मैनेज करना, ये सब जरूरी स्किल्स सीख सको। लेकिन क्यों? मान लीजिए किसी को अच्छी तनख्वाह वाली टेक जॉब मिल रही है, वो छोड़कर कम पैसे में सेल्स क्यों सीखे? क्योंकि रिच डैड के अनुसार यही वो स्किल्स हैं जो आपको भविष्य में अपना बिजनेस यानी अपनी संपत्ति बनाने और उसे सफलतापूर्वक चलाने में मदद करेंगी। अच्छा। सोचिए, आप एक बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप अपनी क्लिनिक या कंपनी नहीं चला सकते, मरीजों या क्लाइंट से बात नहीं कर सकते, अपनी सेवाओं को बेच नहीं सकते, टीम को संभाल नहीं सकते, तो आपकी वो तकनीकी विशेषज्ञता का दायरा सीमित रह जाएगा। बात तो सही है। पुअर डैड ने हमेशा विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइजेशन पर जोर दिया, एक ही चीज में माहिर बनो, जबकि रिच डैड ने कई क्षेत्रों में काम चलाओ मगर जरूरी ज्ञान, जनरलाइजेशन और खासकर इन बिजनेस स्किल्स के तालमेल पर जोर दिया ताकि एक सफल सिस्टम बनाया जा सके। तो ये अपने आप में निवेश करना हुआ, अपनी स्किल्स में। सबसे बड़ा निवेश। ये स्किल्स ही आपके औजार हैं संपत्ति बनाने के लिए। तो ये थे वो 6 मुख्य सबक। लेकिन अगर ये इतने सीधे और असरदार हैं, तो फिर क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते? कुछ तो बात होगी। कियोसाकी इसके लिए कुछ बाधाओं का भी जिक्र करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और ये बाधाएं दिलचस्प हैं, क्योंकि ये बाहरी कम, अंदरूनी ज्यादा हैं। मतलब हमारे मन की बाधाएं। कियोसाकी 5 मुख्य कारण बताते हैं। क्या है वो 5? पहला और सबसे बड़ा डर, फियर, खासकर पैसा खोने का डर। ये डर लोगों को रोकता है। वो निवेश करने से, कोई नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। वो सुरक्षित खेलना चाहते हैं और इसी चक्कर में बड़े अवसर गंवा देते हैं। हाँ, ये डर तो होता है। दूसरा है संदेहवाद, सिनिसिज्म, शक करने की आदत। अरे ये सब मेरे लिए नहीं है,
ये काम नहीं करेगा, ये तो बस कहने की बातें हैं। ऐसी सोच आपको अवसरों को देखने ही नहीं देती। कियोसाकी कहते हैं कि ये संदेहवाद असल में डर को छुपाने का एक बहाना है। अच्छा। और तीसरा है आलस्य। लेजीनेस। सीधी सी बात है, मेहनत करने या कुछ नया सीखने से बचना। लोग कहते तो हैं कि हाँ, अमीर बनना है, पर उसके लिए जो करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, शायद कोई कोर्स करना पड़े, मार्केट को समझना पड़े, छोटे स्तर पर ही सही निवेश शुरू करना पड़े, वो करने को तैयार नहीं होते। चौथी है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। और सबसे आम बुरी आदत है पैसों को लेकर पहले खर्च करना, फिर जो बचे उसे बचाने या निवेश करने की सोचना। जबकि रिच डैड का मंत्र था, पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही आपकी आय तनख्वाह मिले, उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10% या 15%, सबसे पहले निकालकर निवेश के लिए अलग रख दो। जैसे वो आपका कोई बिल हो जो भरना ही भरना है। उसके बाद जो बचे उससे अपने खर्चे चलाओ। ओह, ये तो उल्टा है जो ज्यादातर लोग करते हैं। बिल्कुल। और पांचवी बाधा है अहंकार, एरोगेंस। ये सोचना कि मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। ये अहंकार आपको नई चीजें सीखने से, नए आइडियाज अपनाने से रोकता है। जबकि वित्तीय दुनिया तो लगातार बदल रही है, सीखते रहना बहुत जरूरी है। डर, शक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार, ये तो सच है। ये सब चीजें तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी होना, मतलब ये 6 सबक जान लेना ही काफी नहीं है। अपनी इन भावनाओं और आदतों पर काबू पाना ज्यादा जरूरी है। कियोसाकी का तो यही तर्क है। वो कहते हैं कि वित्तीय सफलता 80% साइकोलॉजी है और 20% तकनीकी ज्ञान। दिमागी खेल ज्यादा है। डर को हिम्मत से जीतना होगा, संदेह को खुले दिमाग से, आलस्य को थोड़ी सी इच्छा शक्ति और अनुशासन से, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से, और अहंकार को विनम्रता और सीखने की इच्छा से बदलना होगा। ये अंदरूनी लड़ाई जीतना ज्यादा अहम है। और शायद इसीलिए जो आखिरी और सबसे जरूरी पहलू है वो है एक्शन लेना, कार्रवाई करना। जानना एक बात है और करना वो बिल्कुल दूसरी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्ञान अगर अमल में ना लाया जाए तो वो बेकार है, पावरलेस है। कितने ही लोग हैं दुनिया में जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, बजट बनाना चाहिए, कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए, पर वो कभी करते ही नहीं, सोचते रह जाते हैं। हाँ, कल से करेंगे वाला हिसाब। वही रिच डैड हमेशा करके सीखने पर जोर देते थे। छोटा सा ही सही, पर शुरू करो, आज ही करो। गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी, पैसा डूबेगा भी शायद थोड़ा, लेकिन वो सब सीखने की फीस है। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। पहला कदम उठाना वही सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? रिच डैड पुअर डैड कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का नक्शा है, एक मानसिकता बदलने का बुलावा है। ये कहती है कि वित्तीय शिक्षा हासिल करो, संपत्ति बनाने पर ध्यान दो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ और डर को जीतो, एक्शन लो। हाँ, और असली पैमाना ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना रखते हैं, मतलब बचाते और निवेश करते हैं। फिर वो रखा हुआ पैसा कितनी मेहनत से आपके लिए और पैसा कमाता है, और ये सिलसिला कितनी पीढ़ियों तक चलता है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो गरीब पैसे के लिए काम करते हैं, मध्यम वर्ग सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन अमीर लोग वो वित्तीय बुद्धिमत्ता, संपत्ति बनाने और उद्यमशीलता की सोच के जरिए पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल यही। ये किताब हमें उस चूहे दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में फंसे रहते हैं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और हमेशा पैसे के पीछे भागते रहो। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच बदलकर, वित्तीय ज्ञान हासिल करके और अनुशासित कदम उठाकर हम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत खूब। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। हाँ, बताइए। कि अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, हमारे स्कूल कॉलेज हमें वित्तीय रूप से साक्षर नहीं बना रहे हैं, जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी असल में है किसकी? अच्छा सवाल है। क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि स्कूल या सरकारें सिलेबस बदलेंगी, या फिर ये जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी? व्यक्तिगत स्तर पर खुद ही ये ज्ञान हासिल करना होगा और उसे लागू करना होगा। ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है,
तो फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे उसकी आज की आर्थिक हालत कैसी भी हो, उस दिशा में पहला सबसे छोटा लेकिन प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जो वो आज अभी उठा सकता है? इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प होगा।